कंपनी कंपनी क्या होती है? कंपनी कितने प्रकार की होती है? कंपनी होता है जिसमें समूह के अंदर रहकर जो लोग, दो या दो से अधिक लोग, या मैं कह दूँ उनसे ज़्यादा लोग जो संगठन में काम करते हैं उनको कंपनी कहते हैं। ये धारा 2/20/2013 कंपनी अधिनियम के अंतर्गत बताई गई है, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि 1956 जो पीछे एक्ट था उसके अंतर्गत जो परिभाषा थी वही कंपनी की परिभाषा है। कंपनी का मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि जिसमें साथ के अंदर रहकर लोग काम करते हैं। कंपनियां कितने प्रकार की होती है? तो कंपनियों के प्रकार की बात करूँ तो कंपनियां कई प्रकार की होती है, जिसमें अनियमित कंपनी, निगमित कंपनी, असीमित कंपनी, सीमित कंपनी, पब्लिक कंपनी व प्राइवेट कंपनी, इनकी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। कंपनियों को जैसे डिफाइन किया गया है, और पुनः अगर जांच करें कंपनियां कितने प्रकार की होती है तो चार्टर द्वारा निगमित कंपनियां, संसदीय अधिनियमों द्वारा निगमित कंपनियां, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निगमित कंपनियां। कुछ कंपनियां इस प्रकार से भी है: अंश सीमित कंपनी, गारंटी सीमित कंपनी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अनियमित कंपनियां। अनियमित कंपनियां कौन सी होती है? अनियमित कंपनियों का गठन भागीदारी फर्म की तरह संविदा द्वारा किया जाता है। संविदा क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें दो या दो से अधिक लोग मिलकर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसके अंदर अनियमित कंपनियों को अपने सदस्यों से पृथक कोई अधिक व्यक्तित्व नहीं होता। इसके सदस्यों का दायित्व असीमित होता है। अनियमित कंपनियां होती हैं, उनका दायित्व असीमित होता है। अनियमित कंपनी के सदस्यों द्वारा अपना अंश अन्य सदस्यों की सहमति के बिना अंतरित किया जा सकता है। किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर अथवा दिवालिया हो जाने आदि के कारण कंपनी का विघटन नहीं होकर उसका अस्तित्व बना रहता है। कंपनी कभी समाप्त नहीं होती है, कंपनी से समाप्त नहीं होती है, क्योंकि कंपनी की एक सार्वमुद्रा होती है जिसमें कंपनी को परिभाषित किया गया है और कंपनी की अपनी एक मोहर होती है। इसी प्रकार से अनियमित कंपनियों का प्रबंधन निगमित कंपनी की तरह उसके निदेशक बोर्ड डायरेक्टर में रहता है। कंपनी के प्रत्येक सदस्य को कंपनी के प्रबंध में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। इसका प्रबंध का मतलब मैनेजमेंट हो गया। मैनेजमेंट में इसके प्रत्येक सदस्य भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि कंपनी जो कहती है हमें वही करना होता है। दूसरी कंपनी हम पढ़ने जा रहे हैं निगमित कंपनियां। निगमित कंपनियां 3 प्रकार से होती है। इसी प्रकार कंपनियां रॉयल चार्टर द्वारा निगमित होती है। ऐसी कंपनियां चार्टेड कंपनी, जिनको चार्टेड कंपनियां कहा जाता है। जो चार्टेड जो एक्ट था उसके तहत कुछ कंपनियां ऐसी बनाई गई थी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका एक अच्छा उदाहरण है। इसमें सन 1600 में रानी एलिजाबेथ द्वारा जारी एक चार्टर राजपत्र के अंतर्गत किया गया था। दूसरी प्रकार की निगमित कंपनियां जो संसदीय अधिनियमों द्वारा अस्तित्व में आती है। ऐसी कंपनियों को पब्लिक कंपनी भी कहा जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आदि इसके अच्छे उदाहरण। तीसरे प्रकार की कंपनियां होती हैं जो रजिस्ट्रीकृत कंपनियां होती है। रजिस्ट्रेशन जिसका कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन किया हुआ हो वो रजिस्टर्ड कंपनी कहलाती है। इसी प्रकार से हम दूसरा टाइप पढ़ रहे हैं असीमित कंपनियां। इनकी कुछ धाराएं हैं, जैसे कि यह कंपनी अधिनियम की धारा 292 के अंतर्गत बताई गई है। असीमित कंपनियां, सीमित का मतलब ये हो गया जिसके अंदर दायित्व क्या होते हैं उसके सीमित हैं, जिसकी मतलब दिया हुआ है कि इतने ही दायरे में काम करना है। असीमित का मतलब ये हो गया कि उसका दायरा क्या है, लंबा है, उसके तहत वो काम करेंगे। असीमित कंपनी से ऐसी कंपनी अभिप्रेरित है जिसके सदस्यों के दायित्व का कोई सीमा नहीं होती। इसमें इसके दायित्व होते हैं, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती। उसके दायित्व का कोई मतलब ये नहीं कह सकते कि उसके मेंबर्स होते हैं या उसके जो सदस्य होते हैं उनका दायित्व कैसा होता है। असीमित दायित्व वाली कंपनियों का प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत रूप से कंपनी के सभी कार्यों के लिए हर समय दायी होता है। असीमित कंपनियों में विशेषताएं भी होती है। ऐसी कंपनी के लिए अंश पूंजी रखना आवश्यक नहीं है। यदि अंश पूंजी रखी जाती है तो उसके बिना किसी रोक टोक या अनुमोदन की घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तो असीमित दायित्व की कंपनियां ये भी होती है। ऐसी कंपनियां अपना अंश समय क्रय कर सकती है। अंश क्या होता है? शेयर्स होते हैं। शेयर्स मतलब ये कह सकते हैं कि किसी लाभों का अंश जिसमें उसका हिस्सा हो, हर आदमी का अपना अपना हिस्सा होता है। ऐसी कंपनियां के लिए संवैधानिक बैठक आयोजित किया जाना आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार से सीमित कंपनियां वे कंपनियां होती हैं जिनके
सदस्यों का दायित्व लिमिटेशन होता है, जिसमें जो मेंबर्स काम कर रहे हैं उनकी लिमिटेशन होगी कि वो इस दायरे में ही काम करेंगे, इससे बाहर जाकर वो काम नहीं कर सकते। इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक तो अंशों द्वारा सीमित कंपनी, दूसरा होता है गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। कंपनी अधिनियम की धारा 2013 जो एक्ट बना हुआ है, हाल ही में जो एक्ट लगता है हमें वही एक्ट पढ़ना चाहिए। जैसे कि 1956 का एक्ट हमारे लिए अब काम कर नहीं रहा है, हमें जो एक्ट पढ़ना पड़ेगा वो 2013 पढ़ना पड़ेगा। इसकी भी धारा 221 के अंतर्गत गारंटी द्वारा सीमित कंपनी की परिभाषा दी गई है। गारंटी का मतलब यही कह दिया कि मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप इसके अंडर में ही काम करेंगे। गारंटी देना एक तरीके से, जैसे मैंने आपको गारंटी दी कि मैं आपका काम करके दूँगी, आप मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए, तो मैं आपको यूट्यूब पर जैसे जो प्रॉपर वीडियोज़ है वो मैं आपको दूँगी। तो मैंने क्या किया है, गारंटी दी है कि मैं ये काम आपको गारंटी के तहत करके दिखाऊंगी, मतलब इस तरीके से। इसी प्रकार से कंपनी अभिप्रेरित है जिसके सदस्यों का दायित्व ज्ञापन मेमोरेंडम द्वारा ऐसी धनराशि तक सीमित है जिसके सदस्य कर्मशः उसके समापन में की दशा में कंपनी की अस्थियों में विदाई करने का वचन दें। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 222 के अनुसार दो अंशों द्वारा सीमित कंपनी की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार अंशों द्वारा परिसीमित कंपनी से ऐसी कंपनी अभिप्रेरित है जिसके सदस्यों का दायित्व ज्ञापन द्वारा ऐसी धनराशि तक यदि कोई हो परिसीमित जो क्रमशः उनके द्वारा धारित अंशों का असंगत हो। सरलतम शब्दों में हम कह सकते हैं जब कोई कंपनी अंशों द्वारा सीमित होती है तो उसे अंश सीमित कंपनी कहा जाता है। जब गारंटी द्वारा होती है तो उसे गारंटी, अंशों द्वारा होती है तो उसे अंश वाली कंपनी कहा जाएगा। और जो गारंटी द्वारा है जिसमें गारंटी दी जा रही है कि आपका ये काम हो जाएगा, जैसे मैंने कह दिया। और अंशों का मतलब ये हो गया जिसमें प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर दोनों आ गए, जिसमें समतांश की बात हो गई जिसमें मैंने आपको कहा। और इसी प्रकार से पब्लिक कंपनी की परिभाषा 271 के अनुसार दी गई है। धारा 271 मतलब धारा 2 है और सब क्लॉज 71 के अंतर्गत आती है। पब्लिक कंपनी का मतलब नाम से पता चल रहा है जो प्राइवेट कंपनी तो नहीं है। पब्लिक मतलब सरकार की बोल सकते हैं या लोगों की बोल सकते हैं, ऐसी कंपनियां जिसकी न्यूनतम जमानत विहित पूंजी किसके पास हो, संशोधन अधिनियम के अंदर तो सरकार के पास हो, या मैं कह दूँ लोगों के पास जिसका क्या हो हिस्सा हो, वो पब्लिक कंपनी है। पब्लिक का मतलब जनता हो गई, जनता जिसे खड़ी कर देती है कुछ कंपनियां। परंतु ऐसी कंपनी जो ऐसी किसी कंपनी की समनसंगी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, इस बात के बावजूद समनसंगी जिसे सब्सिडरी जिसको बोलते हैं, वो कंपनी के अनुच्छेद में प्राइवेट कंपनी बनी रहती है। इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए पब्लिक कंपनी समझी जाएगी। प्राइवेट कंपनी की यदि परिभाषा बताऊं तो मैं 268 के अंतर्गत इसकी परिभाषा दी गई है। प्राइवेट कंपनी का मतलब जहां जैसे इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे कुछ स्कूल प्राइवेट होते हैं या कुछ संस्थान प्राइवेट होते हैं, इसी प्रकार से प्राइवेट कंपनियां जिसमें क्या होता है किसी एक व्यक्ति का हिस्सा हो सकता है या दो से अधिक व्यक्तियों का, उसका क्या होगा सीमित हो, उसमें लिमिटेशन होगी। प्राइवेट काम होता है उसके अंदर हम कह सकते हैं कि जब दो से अधिक व्यक्ति किसी एक या एक से अधिक संयुक्त रूप से धारण करते हैं वहाँ खंड के प्रयोजन के लिए सदस्य होता है। परंतु यह एक और है कि ऐसे व्यक्ति जो कंपनी के नियोजन में हैं और ऐसे व्यक्ति जो कंपनी में जो पूर्व में कंपनी के नियोजन से में रहते हुए उस नियोजन के समय कंपनी के सदस्य थे, नियोजन में न रहने के पश्चात सदस्य बने हैं, सदस्यों की संख्या में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कंपनी की किन्हीं प्रतिभूतियों के लिए अभिदाय करने के लिए जनता का आमंत्रित करने से प्रतिसिद्ध होता है। इसी प्रकार से कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अन्य कंपनियां, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो एक्स्ट्रा कंपनी है, जैसे एक व्यक्ति कंपनी जो हाल ही के अंदर हमारे 1% जिसे कंपनी कहते हैं, जो एक व्यक्ति होगा वो भी कंपनी की परिभाषा में आता है। ये कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 262 के अनुसार सब क्लोज 62 है जो उसके अंदर दिया गया है कि उसके अंदर 62 जिसके अंदर ये कहा गया है एक व्यक्ति भी कंपनी का सदस्य हो सकता है, जो क्या होगा कंपनी की जो अधिनियम है उसके अंतर्गत उसका रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। इसमें केवल दो कंपनियां होती हैं, एक वो जो एक मात्र सदस्य होगा, दूसरा वह कंपनी जिसका संचालन करता है, वो खुद ही व्यक्ति उस कंपनी का संचालन करेगा। इसी प्रकार से बैंकारी कंपनी अधिनियम की धारा 2(9) में बैंकारी कंपनी के बारे में प्रावधान दिया गया है। इसके अनुसार बैंकारी कंपनी से बैंकारी अधिनियम की धारा जो बैंकारी विनिमय अधिनियम बना हुआ है 1949 की धारा 5
खंड ग में ये परिभाषित बैंककारी कंपनी होगी। इसी प्रकार से एसोसिएट कंपनी, सहयोजित कंपनी, एसोसिएट का मतलब वही होता है सहयोजित, मतलब दो या दो से अधिक, या मैं कह दूँ एक्स्ट्रा लोग मिलकर क्या करते हैं, सहयोग से जो कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं। ये धारा 26 में दी हुई है। एसोसिएट कंपनी किसी अन्य कंपनी के संबंध में संयोजित कंपनी से ऐसी कंपनी से विपरीत है जिससे अन्य कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव है, किंतु जो ऐसा प्रभाव जो समझूंगी नहीं है। जैसे समझूंगी का मतलब यही हो गया सब्सिडरी का मतलब कौन सी कंपनी होता है, जो होल्डिंग कंपनी के अंडर में काम करती है। जैसे मान लीजिए मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी के अंडर में दूसरी कंपनी काम करी, तो वो जो दूसरी कंपनी है वो कौन सी होगी, वो सब्सिडरी कंपनी है जो मेरे अंडर में काम कर रही है। और मैं जो कंपनी हूँ, मेरी जो खुद की कंपनी है, वो होल्डिंग कंपनी है। मैं उसका क्या हूँ, मैं उसका ओनर हूँ और मेरे अंडर में वो कंपनी काम कर रही है। तो ऐसी कंपनी, ये इसकी सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 283 के अंदर जैसे 287 में दी गई है। इसके अंतर्गत कौन सी होती है, ऐसी कंपनी होगी जिसके निदेशक बोर्ड की संरचना का नियंत्रण करती है। मैंने कहा जिसका बोर्ड का जो कुल अंश पूंजी मतदान शक्ति के आधे से अधिक का प्रयोग या नियंत्रण या तो समय या एक से अधिक समूहों कंपनियों के साथ मिलकर करती है। परंतु नियंत्रणी कंपनी को या ऐसे वर्ग जो विहित किए जाए, ऐसी संख्या जो विहित की जाए, समूहों की कंपनी के सदस्य होंगे। यहाँ होल्डिंग कंपनी भी आती है। होल्डिंग कंपनी को नियंत्रणी कंपनी, मैंने कहा ना जिसके ऊपर सब्सिडरी कंपनी पर उसका कंट्रोल, होल्डिंग कंपनी है वो कंट्रोल करेगी, वो नीचे जो कंपनी काम कर रही है उस पर जिसका कंट्रोल है वो होल्डिंग कंपनी है। उसकी डेफिनेशन अधिनियम 2013 की धारा 246 246 2 मतलब धारा है और सब क्लोज 46 के अंदर ये डेफिनेशन दी गई है। इसके अंदर अनुसार क्या कहा गया है कि एक या इससे अधिक अन्य कंपनी के संबंध में नियंत्रणी कंपनी से ऐसी विपरीत कंपनी है जिसकी ऐसी कंपनी समझूंगी, जिसकी जो होल्डिंग कंपनी है उसके अंडर में जो सब्सिडरियाँ काम कर रही है वो होल्डिंग कंपनी है, जिसका कंट्रोल आपके मेरे हाथ में होगा। जैसे मैंने मान लीजिए मैं किसी कंपनी की ओनर हूँ तो मेरा जो कंट्रोल है वो सारा वो मेरी होल्डिंग कंपनी है, बट जो नीचे मेरे काम कर रही है वो सब्सिडरी कंपनी है। इसके आए दिन कुछ संशोधन होते रहते हैं, जैसे कि कंपनी अधिनियम में 2017 का संशोधन होता है, 2013 में होता है, 2015 में होता है, तो ये थोड़े संशोधन हैं। इसी प्रकार से सूचीबद्ध कंपनी को लिस्टेड कंपनी कहते हैं। सूचीबद्ध मतलब सूची जिसकी सूचना आपने दी हुई हो या फिर स्टॉक एक्सचेंज में जिसकी मान्यता हो कि ऐसी कंपनी जो धारा 252 सब क्लोज है और धारा 2 के अंदर दी हुई है, उसमें क्या कहा है, जिसकी कोई प्रतिभूति किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। इसी प्रकार से सरकारी कंपनी की परिभाषा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 245 में दी गई है। सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, इसके अनुसार सरकारी कंपनी सरकार की कह सकते हैं। प्रकार से सरकारी कंपनी से ऐसी कंपनियां विपरीत हैं जिसमें समादत अंश पूंजी का 51%, 51% जो अन्योन है, जो शेयर्स है, वो केंद्रीय सरकार द्वारा किसी राज्य सरकार या जो भी केंद्रीय सरकार है भागते एक या इससे अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित हो। मतलब 51% जो शेयर्स है सरकारी कंपनी के वो सरकार के पास हो। सरकार दो प्रकार से बांटती है इन्होंने, एक तो केंद्रीय सरकार हो सकता है या राज्य सरकार हो सकता है या दोनों ही राज्य सरकार को देती। ऐसी कंपनी का जो कंट्रोल होगा वो सरकारी कंपनी होगी। इस प्रकार सरकारी कंपनी से अभिप्राय ऐसी कंपनी से हैं जिसमें समादत अंश पूंजी पेड अप शेयर कैपिटल 51% किसके पास हो, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या एकाधिक सरकार, जैसे कि यूनियन ऑफ टेरिटरी जहाँ लगी हुई है वहाँ एक राज्य की सरकार है तो उसके पास, या फिर कुछ केंद्रीय सरकार के पास अंश हो सकता है, या कुछ मैं कहूँ उसके केंद्रीय सरकार और कुछ राज्य सरकार के पास शेयर्स हो सकते हैं। रजिस्ट्रीकृत सरकारी कंपनियों का अस्तित्व निगम अथवा असंवैधानिक कंपनियों की तरह होता है। ऐसी अन्य कंपनियां न्यायिक भी होती है। सरकारी कंपनी का अस्तित्व सरकार से भिन्न होता है। इसमें कुछ केस दिए हुए हैं, जैसे कि प्राग टूल्स कॉरपोरेशन बनाम CP इमानुअल AIR 1969 SC 1306। इसमें सरकारी कंपनियों के कर्मचारी सरकार के कर्मचारियों का परिस्थिति धारण नहीं करते हैं, अर्थात सरकारी कंपनी के कर्मचारी सरकार कर्मचारी नहीं माने जाते हैं। रंजित कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1969 कलकत्ता 95। सरकारी कंपनी सरकार की अभिकर्ता नहीं है, इसलिए उसके
कर्मचारियों का सिविल सेवा के कर्मचारी नहीं मानता। सिविल सरकार के कुछ ऐसी ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं, उनको आप सरकारी कंपनियों के अंडर नहीं डाल सकते। इसी प्रकार से एक है विदेशी कंपनी, फॉरेन कंपनी किसे कहते हैं, जो कंपनी अधिनियम की धारा 2013 की धारा 242 में दी गई है। देखो आपको धारा का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अगर आप लॉ से रिलेटेड पेपर दे रहे हैं या CSCS का पेपर दे रहे हैं, उनमें धाराओं का ध्यान रखना होगा, वरना डेफिनेशन से आपको उसके शब्द से आप उसके बारे में लिख सकते हैं। विदेशी कंपनी से भारत से बाहर निगमित कंपनी कहलाती है, मतलब देश के अंदर नहीं है। हमारे जो देश भारत है उससे बाहर की जो कंपनियां हैं वे कंपनियां सारी कौन सी, फॉरेन कंपनियां कहलाएगी। इसी प्रकार से जिसका भारत में चाहे समय या किसी अभिकर्ता द्वारा भौतिक इलेक्ट्रॉनिक कारोबार का कोई स्थान है या किसी अन्य भारत में किसी कारोबारी क्रियाकलाप का संचालन करता है। पी जॉनसन बनाम एस्ट्रोफियल एनाडोम 1988 कंपनी केसेस 618 केरल के अनुसार केरल राज्य उच्च न्यायालय में यह भी निर्धारित किया गया कि किसी विदेशी कंपनी द्वारा अपने माल के ऑर्डर लेने हेतु किसी किराए पर लिए गए अभिकर्ता को किसी भारत में किसी स्थान पर नियुक्त कर देने मात्र से कंपनी भारत में स्थापित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से हमने पढ़ा कंपनी की डेफिनेशन। तो मैंने कहा धारा 220 के अंतर्गत डेफिनेशन दी गई है। कुछ राइटर्स ने इनकी डेफिनेशंस को वर्णन भी किया है, जैसे कि डॉक्टर न्यायमूर्ति बेकले हुए, हेनी हुए, हेल्स बरी हुए, न्यायाधीश लिंडले हुए। और एक कंपनी की कुछ विशेषताएं हैं जो थोड़ा सा मैं जाते वक्त जिक्र करना चाहूँगी कि स्वैच्छिक संघ होता है कंपनी का। स्वैच्छिक संघ मतलब अपना एक वॉलेंट्री एसोसिएशन होता है कंपनी, जैसे मैं मेरी इच्छा से जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, वैसे ही कंपनी है। वो नियमों में बंधी हुई है बट वो अपने अकॉर्डिंग काम कर सकती है। स्वतंत्र विधिक अस्तित्व, उसका एक लीगल एंटिटी बनी हुई है, उसका खुद का एक फ्रीडम से वो जी सकती है। इसी प्रकार से मैंने कहा शाश्वत उत्तराधिकारी, उसका परपेचुअल सक्सेशन होता है, जिसका उत्तराधिकारी ये है कि कंपनी अगर मैं मान लीजिए मेरी कंपनी है और मैं उसका ऑनर हूँ, तो मेरे जाने के बाद मान लीजिए तो कंपनी का ऑनर अपने आप चेंज हो जाएगा, या फिर उसका जो नॉमिनी है या जो भी व्यक्ति वो बनाना चाहते हैं वो बन सकता है। ये एक उत्तराधिकार के बारे में। इसी प्रकार से सामान्य मोहर, कंपनी की अपनी मोहर है। जैसे मान लीजिए मैं एक एडवोकेट हूँ या मैं CA हूँ या डॉक्टर हूँ, तो मेरी अपनी एक मोहर है, मतलब मेरी एक आइडेंटिटी है। उसी प्रकार से कॉमन सील होती है किसी भी कंपनी की, आपने देखा होगा वहाँ एक मोहर, परिसीमित दायित्व, उनका जो दायित्व होता है उसका अंशों का अंतरणीय होना, अंश बटे हुए होते हैं, वाद संस्कृत किया जाना। इसी प्रकार से नागरिकता, उसका एक सिटीजन अपने आप में वो आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग इसमें संरक्षण दिया गया है। केंद्रीकृत प्रबंध, उनका केंद्रीकृत प्रबंध होता है, सेंट्रल में उसका मतलब कंट्रोल होगा। ऐसे नहीं है कि बिना कंट्रोल के कंपनी काम कर रही है। मान लीजिए कुछ ना कुछ ऐसा कंट्रोल है जिसके अंतर्गत कंपनी नियमों में बंधी है, जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो, वो कुछ भी हो, पर कंपनी इस दायरे से बाहर काम नहीं कर सकती। स्थायित्व एवं स्थिरता, कुछ कंपनियों में स्थायित्व होता है, कुछ में स्थिरता होती है। तो इस प्रकार से कंपनी का वर्णन होता है। थैंक यू सो मच।